हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार गोयल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ केस स्टडी ऑन इंडिया सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बायजूस की। बायजूस आज इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है। सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है तो फिर ये जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, स्नैपडील, ओयो रूम्स ये सब कहाँ गए? देखो, ये सब अपनी जगह पर ही है, ये कहीं गए नहीं है। लेकिन क्या है कि जो बायजूस है, बायजूस का जो कॉन्सेप्ट है, बायजूस की जो स्ट्रेटेजीज है या बायजूस का जो बिजनेस मॉडल है, वो ऐसा है कि आज वो सबसे आगे निकल चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायजूस का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, क्या क्या चीजें हैं जो बायजूस से हम लोग सीख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको काफी सारी स्टार्टअप आइडियाज भी बताऊंगा बायजूस से रिलेटेड, जो आप लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बायजूस के बारे में कुछ डेटा बता देता हूँ। देखिए, जो पेटीएम है, पेटीएम आज की डेट में $16 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर है। वहीं जो बायजूस है, बायजूस की जो वैल्यूएशन है वो $10.5 बिलियन की है और वो सेकंड नंबर पर लाई कर रहा है आज की डेट में। तो इंडिया का जो पूरा एडटेक मार्केट है उसकी टोटल वैल्यूएशन $48 बिलियन की है, जिसमें से 10.5 बिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अकेले बायजूस के पास है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन सब के पीछे मैं रीजन बताऊंगा कि क्या है, क्यों है, कैसे बायजूस इतना आगे बढ़ गया। सब चीजें मैं अभी थोड़ी देर में आपको सारा क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है आप लोगों को। साथ ही बायजूस का जो रेवेन्यू है वो पिछले 4 सालों में 200% से ज्यादा ग्रो किया है। 2017 में इनका रेवेन्यू 260 करोड़ था, 2018 में इनका रेवेन्यू 520 करोड़ था, 2019 में इनका रेवेन्यू 1400 करोड़ था और 2020 में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका रेवेन्यू 250 करोड़ रुपए हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन जो स्टार्टअप मार्केट है या फिर जो स्टार्टअप वर्डिंग में हम जिसको बोलते हैं, एक होता है यूनिकॉर्न और एक होता है डेकाकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी 1 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव कर लेती है तो उसको यूनिकॉर्न की कैटेगरीज में काउंट कर लिया जाता है। जैसे पेटीएम है, आपका ये बायजूस ही है, या ओयो रूम्स है, स्नैपडील है। ये काफी सारी कंपनीज है जिन्होंने 1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन अचीव कर ली है और इसको आप यूनिकॉर्न की कैटेगरी में काउंट करते हो। साथ ही डेकाकॉर्न क्या होता है? डेकाकॉर्न होता है कि जब एक कंपनी $10 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव कर लेती है तो वो डेकाकॉर्न की कैटेगरी में पहुंच जाती है, जिसमें से काफी कम इंडिया में है। इंडिया में 2 ही आप स्टार्टअप बोल सकते हो, पेटीएम है और आपका ये बायजूस है। क्योंकि ओयो भी था, लेकिन ओयो अभी कुछ टाइम से उसकी वैल्यूएशन अभी कोविड की वजह से उसकी वैल्यूएशन डाउन हो गई है। $8 बिलियन की वैल्यूएशन जो उसकी डाउन हो गई है, जिसकी वजह से वो डेकाकॉर्न की कैटेगरी में आज की डेट में नहीं है। कैसे बायजूस इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया, कैसी क्या चीज उन्होंने किया, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, क्या ऐसी यूनिकनेस है कि वो इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया, कैसे उनको डेकाकॉर्न की कैटेगरी मिल गई। देखो, ये सब जो चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं जब आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशन बना लेते हैं और प्रोफेशन के साथ आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। जो इनके फाउंडर है रविंद्रन बायजूस, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमेशा से टीचिंग का, उनके पेरेंट्स भी टीचिंग करते थे और इनको खुद को अपने बचपन में ही काफी सारा मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा प्यार था। तो अभी क्या हुआ कि जब वो किसी शिपिंग कंपनी में काम करते थे, शिपिंग कंपनी में काम करते करते इनके किसी फ्रेंड ने इनको अप्रोच किया कि यार मुझे ना कैट का एग्जाम क्लियर करना है, तो मुझे कैट के लिए आप प्रिपेयर करा दो। तो उन्होंने क्या किया कि उसको फ्रेंड को भी कैट के लिए प्रिपेयर कराया और साथ में खुद भी लग गए कैट का एग्जाम देने में। खुद भी उन्होंने फॉर्म भर दिया और दोनों ने जब एग्जाम दिया, उनके फ्रेंड ने तो क्लियर किया ही किया, उन्होंने भी 100% मार दिया। उसके बाद ही क्या हुआ कि ये बात लाइट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अगेन जब उन्होंने 100% कर लिया, उनके फ्रेंड ने भी ये चीज अचीव कर ली, तो उनको काफी सारे फ्रेंड्स अप्रोच करने लगे कि यार मुझे भी ट्रेनिंग करा दो, मुझे भी कोचिंग करा दो। तब क्या हुआ कि उन्होंने, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, फिर उनको अप्रोच किया, फिर उन्होंने उसको ट्रेन किया, फिर खुद भी एग्जाम दे दिया दूसरी बार, और दूसरी बार भी उन्होंने 100% ही स्कोर कर दिया। अब जब उन्होंने दूसरी बार 100% स्कोर किया, तब उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई, उनको कॉल्स आने लगे, उन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। उनके स्टूडेंट्स बढ़ते गए, 100, 200, 500, 1000, 1200 स्टूडेंट हो जाते थे। उनको अपने लिए ऑडिटोरियम बुक करना पड़ता था टीचिंग करने के लिए। 1200 से लेकर उनकी जो टीचिंग स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी, वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 25,000 तक पहुंच गई थी। जब 25,000 तक पहुंची तो उनको स्टेडियम्स बुक करने पड़ते थे अपनी टीचिंग करने के लिए। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या होने लगा कि आज उनका जो लाइफ शेड्यूल था वो ऐसा हुआ कि आज सुबह वो दिल्ली में है, कल वो बेंगलोर में है, फिर चेन्नई में है, फिर मुंबई में है, ऑडिटोरियम बुक कर रहे हैं, स्टेडियम्स बुक कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि यार जब एक ऑनलाइन एजुकेशन है या जो एजुकेशन भी है उसमें बहुत बड़ा बैकड्रॉप है।
उन्होंने 3 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले कि एक्सेस टू गुड क्वालिटी कंटेंट एंड टीचर, कि लोगों के पास गुड क्वालिटी का कंटेंट ही नहीं है पढ़ने के लिए, ना उनके पास गुड क्वालिटी के टीचर्स हैं। जो टीचर्स हैं जो सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाते हैं या जो कैसे भी नॉर्मल प्रोफेसर से बन जाते हैं, उस टाइप के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनमें ना क्वालिटी मिल पाती है, ना अच्छी टीचिंग मिल पाती है, ना उनके पास अच्छी टीचिंग स्किल्स भी होती है, क्योंकि पढ़ाना भी अपने आप में ही एक अलग कलाकारी होती है। दूसरी जो उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की वो थी फॉर्मेट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेट ऑफ लर्निंग से मतलब था कि इंडिया में तो ट्रेडिशनल मेथड चला रहा है पढ़ने का, कि आप लोग किताबों से पढ़ते हो, पहले किताबों से पढ़ते हो, फिर उसको अपने आप में विजुलाइज करते हो। उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, उन्होंने विजुलाइज लर्निंग बना दिया। विजुलाइज लर्निंग क्या होती है कि जब आप फोटो से सीखते हो, ग्राफिक्स से सीखते हो, वीडियो से सीखते हो, और काफी सारी विजुअल चीजें होती हैं। क्योंकि क्या है कि जब एक बच्चा होता है या फिर एक बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है वो चलता है K-12 बिजनेस मॉडल पर। K-12 क्या होता है कि जब आप किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हो तो उसको K-12 मॉडल बोलते हैं। अब उस जो K-12 होता है, जो 12 तक का बच्चा होता है, उसका जो मेंटल स्टेटस होता है, वो मेंटल स्टेटस ऐसा होता है कि वो अगर पढ़ के सीखेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वो विजुअलाइज कर लेता है, चीजों को देख लेता है, पिक्चर्स देखता है, ग्राफ्स देखता है, और भी काफी सारी वीडियोस वगैरह देखता है, तो उसके दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जाके वो चीजें अपने आप स्टोर हो जाती हैं। क्यों हमें फिल्म में स्टोर हो जाती है? जैसे अभी इसमें दृश्यम फिल्म में बताया है कि दृश्यम, कि हमें दृश्य क्यों याद रह जाते हैं, क्या चीजें होती है दृश्यम में कि जो हमें याद रह जाती हैं। उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया कि लोगों को विजुअलाइज कराओ, लोगों को चीजें दिखाओ। जैसे आप अभी इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने एक छोटी सी चीज को कैसे ग्राफिक्स के जरिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये इनका एक्चुअल जो बिजनेस मॉडल है, उनकी यूएसपी कह सकते हो, ये इनकी यूएसपी है। तीसरी जो इनकी प्रॉब्लम थी वो थी एक्सेस टू लार्ज ऑडियंस। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये खुद ये सोचते थे कि अगर मैं खुद अकेला पढ़ा रहा हूँ तो मैं यार 1000 बच्चे पढ़ा लूंगा, 2000 पढ़ा लूंगा, 10,000, 20,000, 50,000 बच्चे पढ़ा लूंगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो इंडिया के करोड़ों बच्चों की है। करोड़ों बच्चों तक मैं अकेला नहीं पहुंच सकता हूँ। तो इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू मैं करोड़ों बच्चों तक पहुंच सकता हूँ। तो बेसिकली 3 जो इन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, 3 आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन्होंने 3 टाइप के ही सोल्यूशन निकाले। सबसे पहले इनका सोल्यूशन था कंटेंट, दूसरा इनका सोल्यूशन था टेक्निकल, तीसरा इनका सोल्यूशन था मीडिया। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट में मतलब होता है कि 5th क्लास का, लेट्स सपोज 5th क्लास का कोई चैप्टर है या फिर कोई सब्जेक्ट है, उसमें से एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना कि किस तरह से उस चीज में चीजें बताई गई है, क्या उस चैप्टर का कंटेंट है, क्या टारगेट है लर्निंग का, क्या जो सब चीजें होती हैं वो कंटेंट के माध्यम से टीम है उनकी जो तैयार करती है, उस कंटेंट के ऊपर टीचिंग करती है। दूसरी जो टीम होती है, दूसरी टीम होती है टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम क्या करती है कि टेक्निकल टीम उस जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की है उसमें ग्राफिक्स वगैरह ऐड करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए वो चीज को समझा रहे हैं। पहले कोई रिकॉर्ड करता है उसको, फिर ये जो इनकी टेक्निकल टीम है ये उसको मैनेज करती है, उसको ग्राफिक्स वगैरह ऐड करके और इजी अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तीसरी जो इनकी टीम है वो है मीडिया। मीडिया टीम बेसिकली क्या करती है कि आप मीडिया टीम को ऐसे समझ सकते हैं कि जो उन्होंने कंटेंट बनाया है और जो टेक्निकल टीम है उसमें एडिटिंग की है, उस जो कंटेंट निकल कर आया है, जो वीडियो निकल कर आई है, उसको स्प्रेड करना है, उनको करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो एडवर्टीजमेंट का सारा काम है वो उनकी मीडिया टीम देखती है। बात करते हैं इनकी मार्केटिंग की। बेसिकली ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, 2 टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। पहला इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का नाम है टारगेट टू केडीएम। केडीएम का मतलब होता है की डिसीजन मेकर। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप जो आपका की डिसीजन मेकर होता है उसको टारगेट करते हो। दूसरी जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है फ्लीट ऑन स्ट्रीट। फ्लीट ऑन स्ट्रीट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो जनरल सेल्समैन होते हैं वो घर घर जाते हैं और लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। तो बेसिकली जो केडीएम है, इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है केडीएम, वो समझने लायक है। देखो, जो इनका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट का कंज्यूमर है वो है छोटे बच्चे। K-12 जो मैंने आपको बताया था, K-12 में बेसिकली क्या होता है कि किंडरगार्टन से 12 तक के बच्चे होते हैं। जो उस टाइम लेवल के बच्चे होते हैं उनमें वो खुद तो पे करेंगे नहीं, पे तो उनके पेरेंट्स को ही करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप कंज्यूमर को टारगेट ना करके आप अपने की डिसीजन मेकर को टारगेट करते हो, कि आप उनके पेरेंट्स को टारगेट करते हो। आप पेरेंट्स को बताओ कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, आपके बच्चे को ये चीजें सीखने को मिलेंगी, उसको ये फायदा होगा, ऐसा फायदा होगा, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो क्या होता है कि जब पेरेंट्स को पता चलता है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है तो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के लिए परचेज करते हैं और उनको अप्रोच करते हैं। ऑल दो कंज्यूमर्स को भी बोलते हैं, जैसे बच्चों के लिए भी काफी सारी चीजें दिखाते हैं, लेकिन जो इनका अल्टीमेट की डिसीजन मेकर होता है वो तो पेरेंट्स ही हैं।
जैसे आपने किसी टॉय शॉप पे देखा होगा कि टॉय शॉप पे जब ये पिताजी और एक बेटा जब शॉपिंग करने जाते हैं या टॉय परचेज करने के लिए जाते हैं, जो सेल्समैन होता है वो हमेशा पिताजी को ही टारगेट करता है, पिताजी को बताता है कि जी ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि उनको पता है कि पिताजी के चलते तो पिताजी ही प्रोडक्ट दिलाएंगे। उनको बताता है ये सस्ता है, ये महंगा है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी, ये टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट का कंज्यूमर तो भले ही चाहे छोटा बच्चा है लेकिन पे तो पापा को करना है, तो पापा को ही वो टारगेट करता है। बात करें इनकी ग्रोथ के बारे में तो आज इनके पास 9000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है और एम्प्लॉइज की एवरेज एज 24 ईयर्स है। और ये इनकी जो एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजी है, ये बेसिकली अपने एम्प्लॉइज को हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं कि आप इंस्पायर करते हैं और उनकी गलतियों पे कभी भी उनको डांटते नहीं है या कभी भी उनको डिमोटिवेट नहीं करते हैं कि तुमने ये गलती कर दी, बल्कि ये तो हमेशा एम्प्लॉइज को कहते हैं कि अगर आप गलती कर रहे हो तो गलती करो, क्योंकि गलती करने से चीजें सीखने को बहुत कुछ मिल जाती हैं। आपको अपनी गलती से ही सुधार करना है और आप अपनी गलती से ही सुधार करके आगे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। देखिए, जो इनका विजुअलाइज लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इफेक्टिव और इतना शानदार है कि एक बच्चा अगर इनकी वेबसाइट पर, इनकी एप्लीकेशन पर आता है तो वो 50 मिनट्स की आउटपुट देके जाता है। किसी बच्चे के लिए 50 मिनट्स की आउटपुट देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि बायजूस को देख के या बायजूस का कॉन्सेप्ट समझ के हम किस टाइप के और स्टार्टअप्स है जो हम खुद स्टार्ट कर सकते हैं, या हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्यूशन का बिजनेस है या टीचिंग का बिजनेस है हम किस तरह से उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखो, पहला तो अगर आपका जो ट्यूशन है, आप अगर होम ट्यूशन वगैरह देते हैं तो आप ट्राई करें कि उसमें किस तरह से आप विजुअलाइज लर्निंग को अपने कॉन्सेप्ट में या अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप घर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप अपने साथ एक टीवी रख सकते हैं, आज एक एलईडी स्क्रीन रख सकते हैं, उसमें जो चीजें आप पढ़ाते हैं, लाइक आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं या आप मैथ्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप उन चीजों को थोड़ा बहुत अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह के साथ आप उनको टीवी में दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज्यादा आसानी से सीखने को मिले और आपकी इसमें पॉपुलैरिटी भी ज्यादा हो जाएगी और आपके स्टूडेंट्स भी ज्यादा बढ़ने लगेंगे। दूसरा जो है कि आप एक यूट्यूब स्कूल ही खोल सकते हो। पूरा यूट्यूब स्कूल खोलने का मतलब है कि आपको यूट्यूब पर सारी वीडियोस अपलोड नहीं करनी है, आप अपनी छोटी डेमो की वीडियोस बनाओ और डेमो की वीडियो बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको पूरी क्लास का एक छोटा सा डेमो वीडियो डाल देना है। उससे क्या होता है कि उससे आपको जो स्टूडेंट की रीचेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास आ जाएगी। लोग आपके कोर्सेज में, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो लोग आपका कोर्सेज लेने के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो बेसिकली यूजुअली आजकल लोग कर भी नहीं है। तीसरी जो चीज़ें हम इसमें सीख सकते हैं कि आज की डेट में जो बायजूस करता है वो बायजूस साइंस मैथ्स वगैरह ज़्यादा पढ़ाता है, और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गया या आपका और भी अदर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट हैं या फिर और भी अदर सब्जेक्ट होते हैं, वो बायजूस नहीं पढ़ाता है। तो आप बायजूस के साथ अटैच हो सकते हैं या बायजूस को अप्रोच कर सकते हैं कि किस तरह से हम आपके साथ आ सकते हैं। हम आपको हिस्ट्री पढ़ा देंगे, हम आपको सिविक्स पढ़ा देंगे, हम आपको सोशल साइंस पढ़ा देंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप उनके साथ अटैच होकर आप उनके साथ सीख सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप अपने बिजनेस मॉडल में ला सकते हो। मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपकी बताई थी, की डिसीजन मेकर की जो स्ट्रेटेजी है वो आप अपने बिजनेस में इम्प्लाई कर सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप बायजूस से सीख सकते हैं। तो आज की केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी का स्टार्टअप कॉपी नहीं करना है, हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट डेवलप करना है, जैसे बायजूस ने किया है। कि उससे पहले भी काफ़ी सारे एडुकॉम था जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। एडुकॉम भी एक ऑनलाइन लर्निंग देता था, लेकिन वो क्यों फेल हो गया या क्यों चला नहीं है ज़्यादा, क्यों बायजूस आज से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया? उसका रीज़न क्या था कि वो सिर्फ ऑनलाइन को या फिर डिजिटल लर्निंग को नहीं प्रमोट कर रहे थे। वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो टीचर्स को घर घर पहुंचा रहे थे। कॉन्सेप्ट वही था कि आज मेरे घर पे कोई टीचर है, मुझे फिजिकली पढ़ा रहा है, तो बस वो टीवी में बैठ के पढ़ा रहा होता था। एजुकॉम का ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है, कि टीचर आपके घर, आप मोबाइल में जब देख रहे हैं तो टीचर आपके घर पे भी है। दूसरा, आपको विजुअलाइज लर्निंग करा रहा है कि आपको इजी चीज अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से सीखते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डाल दो, उसके बाद वो अपने आप चीजें सीख जाते हैं। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज है, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज में काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी सारे मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे स्टार्टअप आइडियाज जो आप 2020 में स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, कैसे
कम कॉस्ट में आप अपने बड़े बड़े स्टार्टअप्स वगैरह जो है वो खड़े कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके।